डिफ़ॉल्टर साहब जी कहूँगा अब तो मैं। तो दोस्तों, मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं लोन ईएमआई ना पे करने के बारे में, जो पे नहीं कर सके हैं मजबूरी में, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या नहीं हो सकता। लेकिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जो गोवा से कोऑपरेटिव सोसाइटी की हरासमेंट है पौंडीचेरी में, नागालैंड में, वहाँ से मेरे को ईमेल्स मिली हैं, कमेंट्स मिले हैं। तो आज मैं उनके बारे में बताना चाहता। झारखंड में भी ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में भी कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है। तो देखिए भाइयों, लोन लेना, पहली बात को समझ लो, लोन लेना कोई अपराध नहीं है। दूसरी बात है ईएमआई नहीं पे कर सके, हालात ख़राब हैं, पोजीशन ख़राब है, घर की हालत ख़राब है, लेकिन आपकी नीयत साफ़ है, फिर भी आप पे नहीं कर सके तो ये अपराध नहीं है। हिंदुस्तान के कानून के मुताबिक, इंडिया के संविधान के मुताबिक ये गुनाह नहीं है। ये धर्म के मुताबिक पाप हो सकता है, ये मेरे को नहीं पता है पाप है कि पुण्य है, क्या है क्या नहीं है, लेकिन कानून की मैं बात कर रहा हूँ। कानून के मुताबिक ये कोई गुनाह नहीं है। देखिए, पहले तो इंडिया के कानून को समझें। ट्रेन में विदाउट टिकट ट्रैवल करना, कोई गाड़ी में, ट्रेन, रेलवे में विदाउट टिकट पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस पकड़ कर ले जा सकती है। रेलवे का टीटी उसको गाड़ी से उतार के पुलिस स्टेशन भेज सकता है, उसको कैद हो सकती है, 3 महीने की कैद उसकी पक्की है। उसको पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। जहाँ से ट्रेन चली है, वहाँ से जहाँ पकड़ा गया वहाँ तक का किराया उसको देना पड़ सकता है और 10% पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है। सारा कानून है। अगर वो नहीं देता है तो थाने पुलिस ले जाएगी और 3 महीने की कैद भी हो सकती है। तो ये रेलवे स्टेशन के पर लिखा हुआ है। लेकिन इंडिया के कानून के मुताबिक लोन लेना कोई अपराध नहीं है, और लोन की ईएमआई नहीं भरी है तो आप अपराधी नहीं हो। क्लियर कट मैं बताता हूँ। मैं बैंक का मैनेजर रह चुका हूँ, मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं सिर्फ बैंक को देख चुका हूँ। मैंने एडवांसेस किए हैं, लोन मैंने किए हैं, सरकारी लोन किए हैं, प्राइवेटी सेक्टर के लोन किए हैं। मैं कोई वकील नहीं हूँ कि हवा में तीर मार दिया जो कोर्ट में हो रहा है, या बाहर से बोल दिया, या वो कर दिया। वो मेरा कोई ऐसा, मैं जो कानून की किताब में लिखा है वही बोला जाता है। इंडिया का संविधान क्या कहता है, लॉ की किताब क्या कहती है, उसके मुताबिक हम चलते हैं। हम ये नहीं कहते। आप देखिए, डेट रिकवरी एजेंट आगे आएगा आपके घर पैसा मांगने के लिए, तो उसके लिए क्या कानून है? उसके लिए आरबीआई ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं। 23 जून 2023 को ये इशू हुई हैं, वो आप सभी देख सकते हो। मैंने PDF फाइल अपनी पिछली वीडियो में डाली है। क्यों करते हो कि देखो, जब वो आएगा तो उसके लिए 3-4 चीज़ें हैं। उसके पास होम विजिट लेटर, अथोराइजेशन लेटर होना चाहिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का, बैंक का, फाइनेंस कंपनी का, जो भी फाइनेंस कंपनी है, रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी है, तो भी उसके पास वो होना चाहिए। भी आप इस घर में जा रहे हो, और उसका टाइम रिज़र्व बैंक ने फिक्स कर दिया है, 8 बजे से पहले वो नहीं आ सकता, शाम के 6 बजे के बाद वो नहीं आ सकता, फ़ोन नहीं कर सकता, बीमार आदमी को फ़ोन नहीं कर सकता, SMS नहीं भेज सकता है। तो सारा तरीका उसके लिए बना हुआ है, बिना तरीके के वो नहीं आ सकता। दूसरी बात, गाली गलोच नहीं कर सकता, मिसबिहेव नहीं कर सकता। तीसरा, मैंने आपको तरीका समझाया कि जब भी वो आए तो आप इशारा करें एक दोस्त को, मित्र को, पड़ोसी को, घर वाले को, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करते जाओ। वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर वो मिसबिहेव करता है तो FIR लॉन्च कर सकते हो। कानून में आप अपराधी नहीं हो। इसे अगर दिमाग में ये डाल लोगे कि कानून में आप अपराधी नहीं हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप उसके साथ आर्गूमेंट्स कर सकते हो, भाई EMI टूट गई है, हम देंगे, हमने देना है, कागज़ों पर साइन है, चेक दिए हुए हमने। 2 तरह के लोन है, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में आपने ध्यान रखना है, वो कितना ध्यान रखना है वो मैंने आपको बता दिया है। अनसिक्योर्ड लोन में क्या ध्यान रखना है वो आपको बता दिया। आपका चेक है 138 का केस हो जाएगा। 138 के केस के बारे में मुझे कमेंट्स में लिखा है कि हमारे को 138 हो गया है, हमारे को कैद की धमकी देते हैं। अगर 138 का सम्मन आ गया तो आप रिसीव ही ना करो। कौन कहता है रिसीव करो? घर वाले, घर के आदमी कह दे कि वो यहाँ नहीं है, वो तो पटियाले में जॉब करता है, वो तो मुंबई में जॉब करता है, कहाँ जॉब करता है कंपनी का नाम मुझे मालूम नहीं है,
ज़्यादा से ज़्यादा वो इंसिस्ट करेगा 100-200 रुपये दे देगा, वापस चला जाएगा। 3 महीने के बाद फिर सम्मन आएगा, फिर दे दो उसको। अवेलेबल वारंट आएगा, 200 रुपये और दे दो उसको, फिर चला जाएगा। हमारा देश ऐसा है, सम्मन काटने वाला पैसे ले रहा है, उसको 200 रुपये दो, सम्मन काटेगा ही नहीं। अगर घर पे आ गया है तो वो 200 रुपये लेके वो चला जाता है। नॉन अवेलेबल वारंट आ गया तो वो चला जाता है। 500 रुपये में थानेदार वापस मुड़ जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? 138 का केस क्या होता है? फाइनेंस का केस को कुछ नहीं मानते। अगर आप भगोड़ा भी डिक्लेयर हो गए, 4 साल 5 साल आप पेशी पे नहीं जाते हो, भगोड़ा भी डिक्लेयर हो गए, तो फाइनेंस वाले भगोड़े को पीओ सेल वाले, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल का जो पुलिस का सेल है, वो आपको भगोड़ा नहीं मानते हैं। वो ड्रग्स वाले को भगोड़ा मानते हैं, वो मर्डर वाले को भगोड़ा मानते हैं, फाइनेंस वाले को भगोड़ा नहीं मानते। देखिए इसको, ट्रेन में विदाउट टिकट सफ़र करना वो अपराध है। जेब कतरा जेब काट रहा है, किसी के जेब काटता पकड़ा गया, उसके जेब में से 100 रुपया निकला है, 100 रुपये उसके हाथ में अगर पकड़ा गया तो पुलिस उसको मारती पीटती पुलिस स्टेशन ले जाती है, मारती है पीटती है, उससे पूछती है और कितने जेब काटे हैं और कितना कुछ रिकवर किया है, उससे रिकवरी करते हैं, उसका रिमांड ले लेते हैं, उसको CIA स्टाफ में भेज देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर 100 करोड़ का लोन कोई खा गया तो उसको पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। उसका कोर्ट में केस लगाया जा सकता है, सिविल केस लगाया जा सकता है, उसकी प्रोसीडिंग लंबी चलती हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर सकता है, OTS कर सकता है, रेगुलर सेटलमेंट कर सकता है, उसकी एसेट को बेचकर ऑक्शन करके बैंक रिकवरी कर सकता है। लेकिन उसकी मार कोट पिटाई, उसका पुलिस रिमांड, CIA में जाना, ये सारा कुछ नहीं होता है। कानून देश का ऐसे ढंग से बना हुआ है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में वोटों का राज है। वोटों के लिए सरकार को झुकना पड़ता है, कुछ बिंगे टेढ़े कानून बनाने पड़ते हैं। जेब काटना अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। ट्रेन में विदाउट टिकट सफ़र करना अपराध है। बस में विदाउट टिकट पकड़े गए तो 10 टाइम्स पेनल्टी है, 10 गुना पेनल्टी है। लेकिन अगर आपकी लोन की EMI नहीं भरी है तो कोई पेनल्टी नहीं है। ये RBI का रूल है। RBI की गाइडलाइन, लेटेस्ट गाइडलाइन ये कहती है पेनल्टी नहीं लगानी है, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगाना है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना है। EMI टूट गई है तो वो मुजरम नहीं है, फील्ड अफसर उसके पास नहीं जाएगा, उसको लीगल नोटिस नहीं देना है, उसको ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालना है। उसके घर के हालात भी देखने हैं, किसी का बाप बीमार है, किसी की माँ बीमार है। ये मेरे कमेंट्स में वीडियो में लिखा हुआ है, मेरा बाप बीमार है, हॉस्पिटल में ले जाने के पैसे नहीं हैं, दवाई देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ, जिनके पास देखो पैसे हैं, जिनके पास सोर्सेज हैं, जिनके पास, इनका विलफुल डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए। अगर भगवान ने आपको दिया है तो आके जाके बैंक को दे दो। बैंक को परेशान क्यों करते हो? फील्ड अफसर बार बार चक्कर लगाएगा, उनके पास टाइम की कमी होती है। तो ये सारे लीगल नोटिस के चार्जेस अब आपको डेबिट नहीं कर सकते हैं। पहले लीगल वकील से नोटिस दिवाते थे, 500 रुपया देते थे, 1000 रुपया देते थे। ये चीज़ है। एक रिकॉल्ड नोटिस होता है, एक डिमांड नोटिस होता है। तो कैसे नोटिस आपको आया है, कौन सा नोटिस आया है, उसके लिए एक वार्निंग होती है, फाइनल नोटिस होता है जिसको कहते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। नोटिस के बारे में मैं बताऊंगा कितनी तरह के नोटिस बैंक आपको दे सकता है, NBFC दे सकती है। अगर वो गलती करते हैं, अगर बैंक या NBFC कोई गलती करता है, जब फाइनेंस, छोटी रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी गलती करती है, तो कोर्ट में अगर आप उनके केस करोगे तो उनको लाखों करोड़ों रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ती है। बैंक्स आजकल कितने, रोज़ आप न्यूज़पेपर में केस देखते हो, बैंकों के ऊपर केस हो रहे हैं। डिफ़ाल्टर ने बैंक के ऊपर केस किया है कि इसने मेरे घर में आके हल्ला गुल्ला करा है, मेरी वाइफ की बेइज्जती करी है, मेरे फादर की बेइज्जती करी है, तो उसके लिए उसने डेफेमेशन का केस लगाया है, विद प्रूफ लगाया है, वीडियो भी दिखाई है, गवाही भी डाली है, पड़ोसियों की गवाही भी डाली है। तो करोड़ों रुपया पेनल्टी बैंक को भरनी पड़ी है। ये कानून ऐसा है। ये सऊदी अरब नहीं है, ये दुबई नहीं है कि बैंक का लोन लेके आप खाओगे तो आपको हैंग कर दिया जाएगा। ऐसा कानून सख्त होना चाहिए। होता तो इंडिया के बैंकिंग कितनी तरक्की कर जाते हैं। अगर लोन लेते समय 100 बार हम सोचते कि हम लोन लें कि ना लें, लोन हम कैसे वापस करेंगे। तो ये देखिए ऐसा सिस्टम बन गया है। देश है हमारा, उस देश के मुताबिक चलना पड़ता है। मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है बैंक कैसे चलता है। बैंक तो सिर्फ लोन की रिकवरी करके दूसरे डिपॉजिट के ऊपर ब्याज तभी देता है। लोन के ऊपर ब्याज नहीं आएगा तो डिपॉजिट के ऊपर ब्याज कैसे देगा। तो ये चीज़ है। तो इसके लिए जो मेरे को क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3-4 क्वेश्चन का जवाब मैंने दे रखा है। तो डेट रिकवरी जो एजेंट है, जिसको लोन रिकवरी कहते हैं, वो आपके घर आएगा तो करना। दूसरा तरीका
पहले तो रिकॉर्डिंग वाला तरीका मैंने बताया है, होम ऑथराइजेशन लेटर चेक करना है, डेट रिकवरी एजेंट का जो DRA का जो सर्टिफिकेट होता है, आइडेंटिटी कार्ड होता है, वो भी आपने चेक करना है। उसके बाद है तरीका, अब देश में लोन माफ़ी अभियान चल रहा है क्योंकि 5-6 स्टेट्स में इलेक्शन आई हुई है और सरकार ने लोन माफ़ी अभियान चलाया हुआ है। इसको कई स्टेटों में कर्जा मुक्ति कहते हैं, कहीं लोन माफ़ी कहते हैं, कभी डेट उसको कहते हैं डेट माफ़ी अभियान कह रहे हैं, किसी नाम पर इसको, उस तमिलनाडु में कुछ और नाम पे बुलाया जा रहा है। तो सभी ये पूरे देश में चल रहा है। तो आप क्या करें, इसका एक तरीका और भी है। आपकी गाड़ी, जीप, स्कूटर जो भी आपके पास है मोटर, उसके आगे BJP का झंडा लगा लें। आपके घर के ऊपर BJP का झंडा लगा लें तो ये पता चलेगा कि जब भी रिकवरी एजेंट आएगा तो BJP का आदमी है। मैं BJP का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, मैं एरिया मैनेजर हूँ, इलाका इंचार्ज हूँ, जो भी आप कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मैं BJP का छोटा सा वर्कर हूँ, तो भी रिकवरी एजेंट आपको धमकी नहीं देगा क्योंकि BJP सरकार छाई हुई है। दूसरी तरफ ये है कि कर्जा मुक्ति अभियान का जो लोन माफ़ी अभियान कंट्री में चल रहा है, उसका भी फ्लैग है। वो फ्लैग अपने स्कूटर के आगे लगा लें या कार के आगे या गाड़ी के आगे लगा लें तो भी आपकी गाड़ी को कोई हाथ नहीं देगा। उनको ये पता चले जाएगा ये चौधरी है, ये प्रधान है, कुछ ना कुछ इसके पीछे 10-15 लोग हैं। ये पुलिस स्टेशन को घेर लेगा, NBFC को आके घेर लेगा तो एक्शन हो जाएगा। तो जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को बहुत जल्द ही बंद किया जाता है, इसका लाइसेंस कैंसिल किया जा सकता है। बैंक को बंद करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन प्राइवेट बैंक्स को बहुत जल्दी बंद किया जा सकता है। पंजाब में एक घटना हुई है, तो एक छोटा सा बैंक में नाम नहीं लेना चाहता, एक बैंक प्राइवेट बैंक में एक साइकिल रिपेयर करने वाला आदमी पैसा निकालने के लिए गया तो उसने 50,000 रुपये का विड्रॉल दिया तो उसने कहा, क्लर्क ने कहा कैश ख़त्म है। तो कैश ख़त्म का क्या मतलब था, उसका मतलब ये था कि मेरी ब्रांच में कैश ख़त्म है, हम मंगवाएंगे तो भेजेंगे। उसने ये एक्सप्लेन नहीं करा तो उसने साइकिल वाले ने, ये रिपेयर वाले ने ये समझा कि बैंक का कैश ख़त्म है, बैंक फेल हो गया। उसने एक मुनादी वाले को, रिक्शे वाले को बुलाया, लाउड स्पीकर लगवा दिया और उसको 500 रुपये दिया कि सारे इलाके में मुनादी करके आओ कि बैंक फेल हो गया है। तो आप मानोगे नहीं, सारी जगह पर मोबाइलों पर उस शहर के लोगों ने अपने रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया कि आप बैंक से पैसे निकलवा लो, बैंक डूब गया है। तो बैंकों के उस बैंक के बाद लाइनें लग गई, इतनी लंबी लंबी कतारें लग गई, उनके पास एक्चुअल में कैश ख़त्म हो गया। तो बैंक का जुलूस निकल गया। सिर्फ 500 रुपया खर्चने से बैंक को, छोटे प्राइवेट बैंकों को फेल किया जा सकता है, डुबोया जा सकता है, बदनाम किया जा सकता है। तो इसलिए भाइयों, वीडियो लंबी होती जा रही है तो मैं अगली वीडियो में और बातें भी करूँगा। तो डेट रिकवरी एजेंट के बारे में आप समझ गए हो, आप क्रिमिनल नहीं हो। तीसरी बात है कि उसकी जो होम विजिट ऑथराइजेशन लेटर देखना है। और आप भी, अगर आपको कोई ऐसी, आप ये मत सोचो कि बैंक को बंद नहीं किया जा सकता, ये मत सोचो कि NBFC का लाइसेंस कैंसिल नहीं किया जा सकता, सारा कुछ हो सकता है। अगर आपके साथ कोई बेइज्जती हुई है, किसी ने परेशानी करी है, तो उसका प्रूफ क्रिएट करें। आस पास वाले पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, घर वाले हैं, तो सभी को ऐसा प्रूफ क्रिएट करें जो गवाही दे सकें, कोर्ट में जाके गवाही दे सकें, पुलिस स्टेशन में जाके गवाही दे सकें, तो FIR ब्लॉज करवा सकते हो। तो वीडियो बनाने का लाभ तभी है भाइयों अगर इसको शेयर करोगे। लोग इसको वीडियो को देख लेते हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों मित्रों से, फैमिली मेम्बर से इसको सब्सक्राइब नहीं कराते, तो आप डेट रिकवरी एजेंट का मुकाबला कैसे करोगे। तो इसको ऐसे ही धर्म समझ के इसको आगे फैलाएं ताकि जो लोग टेंशन में हैं, रात की नींद जिनकी ख़राब है, गोली खा के जो सो रहे हैं, तो उनके पास ये चीज़ पहुंच जाए, उनको ये मेरा पता चल जाए कि अरोड़ा सोल्यूशन चैनल क्या चीज़ है, अरोड़ा सोल्यूशन चैनल के पास कितना एक्सपीरियंस है एडवांसेस का। तो उसको तभी नींद आएगी, तभी हम आगे चलेंगे। थैंक यू वेरी मच।